Good afternoon, students. स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? यस मैम। ओके, दिया उनकी स्ट्रॉन्ग पूरा समझ जाएगी। ओके। तो स्टूडेंट्स कल तक जो हमने सारे टॉपिक्स कवर किए हैं वो आई होप एवरीबडी इज क्लियर ऑन दैट. Now the next topic in our syllabus in the unit 1 is paper reading and voice modulation. जो टॉपिक का नाम सिलेबस में है वो है पेपर रीडिंग एंड वॉइस मॉड्यूलेशन. तो पेपर रीडिंग मैं आपको वैसे ओवरव्यू दे देती हूँ कि क्या होता है, बट हम वॉइस मॉड्यूलेशन को पहले पढ़ते हैं, फिर हम पेपर रीडिंग पे आएंगे कि वॉइस मॉड्यूलेशन क्या होता है. जो पेपर रीडिंग इसमें है हमारे सिलेबस में, वो भी एक ऐसा टॉपिक है जिसमें कि हमें पब्लिक में बोलना पड़ता है, पब्लिक स्पीकिंग का पार्ट है वो भी. एंड वॉइस मॉड्यूलेशन भी जब हम पब्लिक में बोल रहे हैं, मतलब ज्यादा लोगों के सामने बोल रहे हैं, एक पर्सन इज स्पीकिंग एंड मोर देन वन पर्सन आर लिसनिंग टू दैट पर्सन कि वो क्या बोल रहा है, उसे कहते हैं पब्लिक स्पीकिंग. कि एक आदमी बोल रहा है, ज्यादा लोग सुन रहे हैं, ठीक है, ग्रुप ऑफ पीपल सुन रहे हैं या एक बहुत बड़ा ग्रुप सुन रहा है, कुछ ऐसा है, तो पब्लिक स्पीकिंग हो गया. तो पेपर जो रीडिंग है वो भी पब्लिक स्पीकिंग ही है. और जब हम कभी भी पब्लिक स्पीकिंग में बोल रहे हैं, चाहे वो पेपर रीडिंग हो, चाहे वो कोई लेक्चर हो, चाहे वो कोई स्पीच हो, ठीक है, तो उसमें हमें अपनी वॉइस मॉड्यूलेशन का मतलब होता है आवाज को किस तरह से रखना है. मॉड्यूलेशन तो वैसे एक साइंटिफिक टर्म है, इंग्लिश टर्म नहीं मैं इसको बोलूंगी टू बी यूज्ड फॉर दैट. आई मीन इंग्लिश ऑफ कोर्स लैंग्वेज का तो है, बट मॉड्यूलेशन दिस वर्ड इज यूज्ड मोर बाय द people or the students who are studying science. मॉड्यूलेशन का वैसे मीनिंग होता है कि हम एक प्रोसेस होता है जिसपे कि डेटा को कन्वर्ट करते हैं हम रेडियो वेव से किसी और फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में या किसी और सिग्नल में, उसको हम मॉड्यूलेशन कहते हैं. बट जब हम वॉइस मॉड्यूलेशन पढ़ रहे हैं या जब हम इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे मॉड्यूलेशन का मतलब हो जाएगा जिसको भी मॉड्यूलेट करने की बात कर रहे हैं. जैसे हम वॉइस को मॉड्यूलेट करने की बात कर रहे हैं, तो हम अपनी वॉइस का मतलब आवाज को हम किस तरह से रखेंगे, क्या टोन होगा, किस पर स्ट्रेस देंगे, आवाज हम लाउड बोलेंगे, सॉफ्टर बोलेंगे, ज्यादा फास्टर बोलेंगे या स्लोअर बोलेंगे, इमोशनल होगा, ड्रामेटिक हो, क्या होगा, मतलब किस तरह से हम किस वर्ड या किस सेंटेंस को हम बोलेंगे, दैट इज बेसिकली. और हमें ये पब्लिक स्पीकिंग में आना भी चाहिए कि जहाँ पे हम कोई इमोशनल सेंटेंस बोल रहे हैं, वहां पे हमारी वॉइस जो है वो अकॉर्डिंगली हमें मॉड्यूलेट करना आना चाहिए कि हमारी जो वॉइस है वो अकॉर्डिंगली लगे कि इमोशनल है, हम ड्रामेटिक है, या अगर हम कोई जोक सुनाते हैं तो तब हमारी वॉइस जो है इट लुक्स लाइक या इट इज हर्ड एज इफ द पर्सन इज हैप्पी, राइट. बहुत लोग होते हैं जो बहुत फास्ट बोलते हैं, बहुत ज्यादा फास्ट बोलते हैं. कुछ लोग हैं जो बहुत स्लो बोलते हैं, धीरे धीरे बोलते हैं, स्पीड उनकी स्लो रहती है, ठीक है. कुछ लोगों की टोन सरकास्टिक होती है, कुछ लोगों की टोन बहुत अच्छी होती है बात करने में. सो क्या टोन रहेगी, क्या हमारा वॉइस का कौन सा नोड रहेगा, किस लाउड रहेगा, सॉफ्ट रहेगा, ये सारी चीजें जब हम कंबाइनली पढ़ते हैं या अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, ये सब वॉइस मॉड्यूलेशन में आता है. क्लियर है? तो हम बेसिकली वॉइस मॉड्यूलेशन इन पब्लिक स्पीकिंग में क्या पढ़ने वाले हैं कि व्हेनेवर वी आर डूइंग एनी स्पीकिंग एनीथिंग इन पब्लिक, तो तब हम अपनी वॉइस को किस तरह से मॉड्यूलेट करेंगे, किस तरह से हम अगर स्टेज पे हैं तो कोई स्टेज परफॉर्मेंस के लिए हैं जिसमें कि हमें बोलना पड़ रहा है, तब हम अपना वॉइस किस तरह से रखेंगे. ऑब्वियसली तब हम वहाँ पे फंबल नहीं कर सकते, तब हम वहाँ पे लो वॉइस नहीं रख सकते, हमें थोड़ा लाउडर बोलना है,
so that the people who are at a distant place from us, हम स्टेज पे हैं, दूर दूर लोग बैठे हैं, तो हमें क्लियरली सुन पाए, समझ पाए, ठीक है। फंबल करना, आई होप यू गाइज नो, यू अंडरस्टैंड ऑल दोस थिंग्स। अगर कुछ हम ऐसा टॉपिक पे आ रहे हैं या टॉपिक हमारा ऐसा नहीं भी है, टॉपिक हमारा बहुत इंटरेस्टिंग और अच्छा और इमोशनल नहीं है, लेकिन कहीं पर बीच में डिस्कशन करते करते कोई एक पॉइंट या इंसिडेंट कुछ ऐसा डिस्कशन होने लगता है जहां पर कि हमें दिखाना है कि हम इमोशनल हो रहे हैं, तो वहां पर हमारा वॉइस भी इमोशनल टाइप चला जाएगा। यू कैन नॉट बी हैप्पी while there is anything which is going on in a discussion which is emotional। वहां पर आप लोग हम दिखा नहीं सकते अपने टोन को, वॉइस टोन को, कि हम बहुत खुश हैं या बहुत ज्यादा चिल्लाकर बोल रहे हैं या बहुत फास्टर बोल रहे हैं, these all things। so voice modulation अब हम पढ़ते हैं is when you control or adjust your voice, कि हमें एज पर दी रिक्वायरमेंट अपनी वॉइस को कंट्रोल करना आना चाहिए। क्लियर हो गया वॉइस मॉड्यूलेशन क्या है? इन जनरल टर्म्स मैंने आपको बता दिया कि अपनी वॉइस को कंट्रोल करना, एडजस्ट करना एज पर दी रिक्वायरमेंट व्हेनेवर वी आर स्पीकिंग इन एनी whenever we are speaking in public, in any group of people। हमें ये भी समझना है who are our listeners, हमारे listeners कौन हैं, किस एज ग्रुप के हैं, किस एजुकेशन ग्रुप के हैं, किस लैंग्वेज को हमें चूज करना है। अगर एज ग्रुप में हम उनसे छोटे हैं, वो हमसे सीनियर है, तो ऑब्वियसली हमको थोड़ा सा सॉफ्टर रहना पड़ेगा, एट द सेम टाइम लाउडर भी रहना पड़ेगा। मतलब वॉइस वुड बी लाउडर बट टोन विल बी सॉफ्टर बिकॉज वी आर यंगर टू देम। हमें अपने से जो बड़े लोग हैं, चाहे वो लिसनर्स ही क्यों ना हो, हमें थोड़ा सा उस चीज का भी ध्यान रखना पड़ेगा दैट आवर वॉइस टोन इज नॉट गेटिंग हार्श, और थोड़ा सा सॉफ्टर रहे वो। दिस इज व्हाट इट इज। So voice modulation is basically using your voice and tone to communicate and pass your message or transfer your message to the other person so that they can use it or they can listen to it in a more effective manner। okay? अगर हम वॉइस मॉड्यूलेशन नहीं पढ़ते, वॉइस मॉड्यूलेशन हमें करना नहीं आता, तो आप किस तरह से बात करेंगे? आपका एक टोन, सपोज आपने एक पिच अपना वॉइस पिच आपने एक स्टार्ट कर दिया राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। पब्लिक में आप स्पीकिंग कर रहे हैं, सपोज आप कोई लेक्चर दे रहे हैं या आपको स्टेज परफॉर्मेंस दे रहे हैं, आप पेपर रीडिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आपने जो शुरुआत से अपनी एक लैंग्वेज पकड़ी वो, और आपने अपनी वॉइस का एक टोन जो पकड़ा वो, या एक पिच जो पकड़ा वो, बिगिनिंग से लेकर एंड तक आप वही टोन में बात करते रहेंगे। एक तरह से लगेगा कि आप सामने वाले इंसान से कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, कांटेक्ट बनाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, उनको कुछ एक्चुअली में समझाने की या बात करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। बस आप पेपर रीडिंग सपोज अगर है तो आप पेपर में देख के पढ़ने आए हैं, पढ़ के आप चले जाएंगे, तो उससे क्या होता है, वो थोड़ा सा मोनोटोनस हो जाता है। मोनोटोनस क्या होता है? मोनोटोनस पता है किसी को क्या होता है? मोनोटोनस जो कि थोड़ा लेस इंटरेस्टिंग चीज होती है, जिसमें कि इंटरेस्ट खत्म हो जाता है लोगों को, बहुत ज्यादा मोनोटोनस वो चीज होती है। तो अगर ऑब्वियसली सपोज आपको कहीं पर एक रूम में या किसी ऐसी जगह पर बैठा दिया है जहाँ पे कि कोई स्टेज पे पर्सन आकर कुछ बोलेगा, तो हम भी एज अ लिसनर समझते हैं ना कि वो सामने वाला पर्सन कुछ आकर हमें अच्छी बात बताए, जिससे कि हमें कुछ लर्न करने मिले। अगर वो भी इस तरह से आपको कुछ बोले विदाउट वॉइस मॉड्यूलेशन, without creating any kind of contact or even trying to make any contact with you, तो आप लोग भी बोर हो जाएंगे। इसलिए मोनोटोनस का मतलब होता है कि हम बोर किसी चीज से हो जाएंगे, बोरिंग कोई चीज चल रही है, हम चाह ही नहीं रहे, उसमें इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा, बनाना चाह रहे हैं तो भी नहीं आ रहा, ठीक है। या सामने वाला पर्सन इज सो स्पीकिंग सो इन अ लो वॉइस, आपको सुनाई नहीं दे रहा, तो आपका क्या इंटरेस्ट आएगा? सामने वाले पर्सन को अपना समझ नहीं आ रहा कि उसको थोड़ा लाउड बोलना है, मेरे पास जो ऑडियंस है वो थोड़ा दूर बैठे हैं, उन तक आवाज पहुंचाना मेरा जरूरी है। उसका थ्रोट क्लीन नहीं है, थ्रोट बार बार कर रहा है, कुछ ऐसा कर रहा है, उसका थ्रोट सपोज ड्राई है, पहले से प्रॉपर पानी वानी पी के एंड ऑल दोस थिंग्स ही इज नॉट गॉट रेडी टू स्पीक। ये सारी चीजें हैं जो हम वॉइस मॉड्यूलेशन में
अपना काम करते हैं कि हमें पता होना चाहिए हमें कब कितना पानी पीना। बीच बीच में लोग अगर बहुत ज्यादा बड़ा लेक्चर या कोई ऐसा स्पीच कोई देता है तो बीच बीच में पानी भी पीते हैं। यू गाइज मस्ट हैव नोटिस्ड व्हाई, बिकॉज दैट हेल्प्स देम और दैट हेल्प्स देयर वॉइस टू बी in a proper manner so that it is easily and clearly audible to the listeners, and listeners are also listening it in an interesting manner। और उस पर्टिकुलर स्पीच को या उस पर्टिकुलर पेपर रीडिंग को या इस जो भी हमारा पब्लिक स्पीकिंग या इंटरेक्शन चल रहा है उसको मोनोटोनस होने से बचाता है। टोनैलिटी क्या होता है? टोन। टोन बोलता है आप अपना टोन ठीक करो। बहुत बार हम बोलते हैं उसका बात करने का टोन बहुत अच्छा नहीं है, वो बहुत सरकास्टिक मैनर में बात करता है। या कुछ लोग दिखाने की कोशिश करते हैं कि उनका टोन, अगर सपोज करिए आप बहुत ज्यादा लाउडर या बहुत ज्यादा हार्श टोन में किसी से बात करते हैं जो कि आपका इन एनी केस सीनियर है, चाहे एज में, चाहे आपसे किसी डेजिग्नेशन में या कहीं पर भी किसी भी तरह से आपके सीनियर या सीनियर ना भी हो, आपका कॉलीग है, सेम आपका पीयर भी है, तो भी अगर आप अपने दोस्तों से भी बहुत बार ऐसा होता है कि सरकास्टिक मैनर में अगर बात करते हैं, आपका टोन ठीक नहीं होता तो सामने वाला पर्सन आपको सुनना नहीं चाहता है। सो दैट इज व्हाई टोनैलिटी इज इम्पोर्टेंट। और टोनैलिटी या टोन, हमारा वॉइस टोन जो है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन पब्लिक, बिकॉज लोग आपको पर्सनली नहीं जानते। पब्लिक में लोग आपको पर्सनली नहीं जानते। आप जैसा स्टेज पर परफॉर्मेंस दे रहे हैं, जो स्पीच बोल रहे हैं, जिस टोन में बोल रहे हैं, लोग आपको वैसा ही परसीव करेंगे कि ये पर्सन ऐसा ही है। आपने देखा होगा बहुत सारे बड़े सेलिब्रिटीज होते हैं, कुछ होते हैं पब्लिक स्पीकिंग में या उनको कोई इंटरव्यू होता है, कुछ होता है, तो वहां पर दे ट्राई टू स्पीक वेरी गुड, दे ट्राई टू यूज वेरी गुड टोन ऑल्सो, वेरी गुड वर्ड्स ऑल्सो, सो दैट जो लोग उनको नहीं जानते पर्सनली वो उनको समझे कि यार ये तो बहुत डाउन टू अर्थ पर्सन है, तो बहुत अच्छे से बात करता है, तो बहुत अच्छे से बोलता है, ये सेलिब्रिटी बहुत अच्छा है। जब उन्हीं चीजों के बेस पर हम उनकी पर्सनैलिटी को जज भी करते हैं और परसेप्शन भी बना लेते हैं कि वो पर्सन तो बड़ा डाउन टू अर्थ है, या वो पर्सन तो बहुत रूड है। किसी ने अगर किसी को डांट दिया जब किसी गुस्से में, तो हम उसकी उस एक पर्टिकुलर सेंटेंस को ही लेकर उसकी परसेप्शन बना लेते हैं कि ये तो पर्सन बड़ा जो है बहुत ज्यादा मतलब रूड है, कुछ है। ऑल्दो किसी का सिर्फ एक स्टेटमेंट दिया गया, स्टेटमेंट पब्लिक में उसकी पूरी पर्सनालिटी को तो जज नहीं करता। हम उसकी पूरी लाइफ के बारे में नहीं जानते, पास्ट के बारे में नहीं जानते, उस पर्टिकुलर मोमेंट में उसने क्यों ये चीज बोली वो नहीं जानते, राइट। तो किसी के भी बारे में पॉजिटिव भी, नॉट जस्ट नेगेटिव, पॉजिटिव भी अगर हम परसेप्शन बना रहे हैं तो वो जरूरी नहीं कि वो ठीक ही हो, बिकॉज फॉर द मोमेंट हम अपने आप को मॉड्यूलेट भी तो करते हैं, हम अपने आप को चेंज भी तो करते हैं, अपने आप को फेक भी करते हैं दूसरे को दिखाने के लिए, अच्छा दिखाने के लिए। हम फॉर द शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम वी कैन फेक ऑल्सो, but when we talk about public speaking we have to take care about our voice tone, we have to take care, और वो किस तरह से होगा, we should be knowing how to modulate our voice, कब लाउड करना है, कब सॉफ्ट करना है, कब हार्श करना है, कब इमोशनल करना है, ये सब हमको आना चाहिए। तो वो कैसे आएगा कि जो हम कंटेंट बोल रहे हैं, जो हम कंटेंट बोल रहे हैं वो सिर्फ पढ़ के बोलना नहीं होगा। अगर हम उसको समझ के बोलेंगे तो हमें समझ आएगा कि इसका मीनिंग यहाँ पर ये है, ये इमोशनल सेंटेंस है, ये लाउडर सेंटेंस होना चाहिए, ये थोड़ा सा हैप्पी सेंटेंस है तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा खुश होकर बोलना होगा। हमारा वॉइस टोन अलग हो जाता है ना, जब हम खुश होते हैं तो हमारी वॉइस अलग होती है, जब हम दुखी होते हैं तो हमारी वॉइस अलग अलग तरीके की होती है। सो ये मॉड्यूलेशन हमारा खुद आ जाता है पर्सनल लाइफ में, क्यों? क्योंकि हम उस चीज को फील कर रहे होते हैं। लेकिन पब्लिक में जब हम बोलते हैं तो, और हमें अगर कोई सपोज पेपर रीडिंग की, जैसे मैं बात करूं, अभी ये टॉपिक हमारा पेपर रीडिंग से रिलेटेड है, तो पेपर पे कोई कंटेंट आपको दे दिया है, सपोज 2 पेजेस का कोई एक आर्टिकल है या कोई एक टॉपिक है जो आपको बोलने दे दिया है। अब आप उसमें, आपके कोई इमोशंस तो खुद के हैं नहीं ना, आप उसको फील कर रहे हैं। अगर आप अंडरस्टैंड करके करेंगे तो आप अपनी फीलिंग्स के अकॉर्डिंग उसकी टोनैलिटी या आपकी वॉइस एज अ स्पीकर, जो नोड्स हैं वो अप डाउन जिस तरह से होने, वो आप कर पाएंगे। लेकिन अगर आप समझ कर नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इट इज ओनली रीडिंग, तो फिर उसमें आपका मॉड्यूलेशन वॉइस में कुछ नहीं होगा। जिस पिच से आप स्टार्ट करोगे शायद उस पिच से ही आप एंड भी कर दोगे, और वो उतना इंटरेस्टिंग नहीं रहेगा। सो दिस इज व्हाट वी रीड इन पेपर रीडिंग आल्सो, दैट व्हेनेवर वी आर पार्टिसिपेटिंग इन एनी पेपर रीडिंग कंपटीशन, दोस आर बेसिकली द कंपटीशंस आल्सो। कंपटीशन होते हैं नेशनल लेवल, स्टेट लेवल।
सो बेसिकली जो पेपर रीडिंग या जो हम पब्लिक स्पीकिंग की बात कर रहे हैं, जनरली कब होता है? ये आप लोग भी, हमारे सपोज कॉलेज स्कूल्स में भी तो कॉम्पिटिशन्स भी तो होते हैं ना, बोलने के, प्रेजेंटेशन के। सो पेपर रीडिंग भी एक होता है, कंपटीशन ही होता है ये भी। आई हैव आल्सो पार्टिसिपेटेड इन दैट काइंड ऑफ कंपटीशन एट नेशनल लेवल, जिसमें कि पूरे इंडिया के कॉलेजेस के बच्चों ने पेपर रीडिंग कंपटीशन में पार्ट लिया था। एंड देन just participation is also important sometimes, कि आपको एटलीस्ट आएगा कि जो लोग ऑडियंस हैं वो नेशनल ऑडियंस है, दे हैव कम फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स, फ्रॉम डिफरेंट कॉलेजेस, दो चार चार 10 लोगों को हर कॉलेज से इनवाइट किया गया, एंड दे हैव गैदर्ड एंड they made a good audience. Now you know that the people who are listening to you are from different parts of the country. How you will speak, how you will make them, और क्या इम्पैक्ट आप बनाओगे अपना, जिस जिस जगह से आप आते हो, जिस कॉलेज से आप आते हो, नॉर्थ इंडिया से आते हैं, साउथ इंडिया से आते हैं, या अगर वो इंटरनेशनल लेवल पे, तो अगर हम एक कंट्री को रिप्रेजेंट करें तो इंडिया के लोग कैसे हैं, वो पूरी मतलब योर स्पीकिंग विल एक्चुअली गिव देम एन आइडिया अबाउट योर प्लेस ऑल्सो। तो अगर कोई एक आदमी अच्छा नहीं होता, हम बोलते हैं ना उस जगह के तो लोग ही अच्छे नहीं होते। अगर हमारा एक दो लोगों से, ऐसे लोगों से हमारा इंटरेक्शन हो जाता है और हमारा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहता, तो हम अपना एक परसेप्शन में यही बना लेते हैं कि उस जगह के लोग अच्छे नहीं होते, whereas this is not the reality. So it is very important to know when we are participating in a paper reading competition or anything like that, we have to know how to modulate our voice, how to change our tone, how to bring happiness, emotions in our voice while giving any presentation in public or while giving any speech, पेपर रीडिंग, कुछ भी हम कर रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं। नेक्स्ट होता है एम्फेसिस। एम्फेसिस का मतलब क्या होता है? किस एम्फेसाइज करना, किसी चीज के ऊपर जोर डालना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एक सेंटेंस है, हम एक सेंटेंस में कोई एक लफ्ज है, कोई एक वर्ड है, उसके ऊपर अगर हम ज्यादा एम्फेसाइज करते हैं तो वो ज्यादा अच्छे से या क्लियरली सुनाई देता है, समझ आता है। एक सेकंड होल्ड करेगा, एक कॉल आ रहा है। हेलो, हाँ हाँ, मैंने 8th में भी भेज दिया था, बस इसलिए कि अगर कोई ज्वाइन करना चाहेगा, वहां से नहीं आए होंगे बच्चे, एक दो ही बच्चे थे 8th से, कोई नहीं आया, क्योंकि सब तो ज्वाइन वो ही कर रहे हैं ना, अपना ट्रेनिंग ही कर रहे हैं। मैंने लिंक सभी में, सीएससी और बीसीए में तीनों ईयर में भेजा था, और सीएससी में भी चारों ईयर में भेजा था। बट मुझे ये था कि सारे लोग अब हमारे ही आएंगे ना, और लास्ट टाइम भी मैंने ऐसे ही भेजा था, तो 40 to 45 पार्टिसिपेंट्स थे इस मीटिंग में, हमारे सारे बच्चे। चलो ठीक है, आगे से। सर 8th के भी ना कंसिडर करके 40 ही बच्चे आते हैं, ज्यादा नहीं आते। 8th सैम के भी कंसिडर करके सारे। हाँ, पुश ही करवाया ये इतना इस बार ही, तभी इतने आए हैं। 200 में से 40-50 ही करते हैं अटेंड मैक्सिमम। हाँ ठीक है, ओके ओके ओके, सॉरी स्टूडेंट्स। सो बेसिकली emphasis क्या होता है? दिस इज मोर बेसिक एंड क्विकेस्ट वे टू ऐड सम रेंज इन योर स्पीच। फॉर एग्जांपल, इफ यू रियली वांट टू कम्युनिकेट योर मैसेजेस स्ट्रांगली, कोई एक मैसेज आप बहुत स्ट्रांगली किसी को कन्वे करना चाहते हो, जो पब्लिक में आप स्पीच दे रहे हो या बोल रहे हो, पेपर रीडिंग कर रहे हो, कुछ भी, तो अगर उस पर्टिकुलर सेंटेंस को आपने थोड़ा सा अपनी जो बाकी पूरा आपने स्पीच दी है उससे थोड़ा सा एक नोड ऊपर पिच ले जाओ, या थोड़ा लाउडर बोल दिया, या उस पर्टिकुलर सेंटेंस में थोड़ा ज्यादा स्ट्रेस एम्फेसाइज करके, मतलब थोड़ा सा जोर देना। एम्फेसाइज का मतलब है उस पर्टिकुलर एक सेंटेंस पे या उस एक पर्टिकुलर वर्ड पे जो आपको लगता है कि आप उसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंस देना चाहते हो या दिखाना चाहते हो पब्लिक को कि दिस इज लिटिल इंपॉर्टेंट फॉर यू, और यू रियली वांट टू कम्युनिकेट दैट पर्टिकुलर सेंटेंस और वर्ड टू द पब्लिक इन अ मैनर कि दैट इज इम्पोर्टेंट, तो आप उसको थोड़ा सा उस पर एम्फेसाइज कर दो। एम्फेसाइज का मतलब उस पर थोड़ा सा जोर डाल दो, चाहो तो उसको थोड़ा सा स्ट्रेस देकर बोल दो, चाहो तो उसको थोड़ा सा लाउडर बोल दो। ओके, नाउ
बहुत सारे वर्ड्स हैं जो कि जनरली लोग जब स्पीच देते हैं कुछ करते हैं, तो ये मिलेनियल एक ऐसा वर्ड है जो बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा तरीके से इसको बीच बीच में यूज करते रहते हैं। जनरली मिलेनियल वर्ड जो है वो बहुत पुराने टाइम को या बहुत पुराने एंशियंट टाइम को या एक ऐसे यंग पीपल को जो पुराने टाइम में क्या क्या उनका ओपिनियन रहता है क्या उसको डिनोट करता है बेसिकली। ठीक है, इट डिनोट्स अ वेरी ओल्ड पीरियड, थाउजेंड इयर्स बैक का पीरियड के उस टाइम पे क्या होता था। ऑब्वियसली मिलेनियल्स का मतलब ये होगा कि जो मिलेनियम पहले लोग होते थे उनका क्या कल्चर था, वो क्या करते थे, और आज के यंगस्टर्स किस तरह से अपने आप को डिनोट करना चाहते हैं, क्या करते हैं। वो सारी चीजें हैं बेसिकली जो मिलेनियल्स को हम कंसिडर करते हैं। और बहुत सारे लोग इस वर्ड को अपनी स्पीचेस में ज्यादातर इवन सेलिब्रिटीज भी यूज करते हैं आजकल। पॉजेस नेक्स्ट है पॉजेस। ये वॉइस, सब हम वॉइस मॉड्यूलेशन की बात कर रहे हैं कि किसमें हमें एम्फेसिस करना है, एम्फेसाइज करना है कौन से वर्ड पे कहाँ पर। और नाउ नेक्स्ट इज उसी तरीके से नेक्स्ट इज पॉज। पॉज का मतलब होता है थोड़ा सा रुक जाना। एक हम कुछ बात बोल रहे हैं, एक स्पीच दे रहे हैं, कंटिन्यूटी में हम कुछ बोल रहे हैं और बीच में थोड़ा सा हमने पॉज दे दिया। जैसे हम कभी कोई सेंटेंस अगर आप सपोज पेपर रीडिंग में पढ़ रहे हैं और अगर एक फुल स्टॉप आ रहा है, एक सेंटेंस कंप्लीट होता है, सो इट इज अज्यूम कि एक सेंटेंस जब कंप्लीट हो रहा है तो हमें थोड़ा सा पॉज देना है। पॉज देना यानी कि सामने वाले को जो सुन रहा है उसको समझ आए अच्छा एक सेंटेंस यहाँ पर कंप्लीट हो गया। Like when if we read and if we're reading like a paragraph or something and paragraph is consisting of say 10 sentences or say 15-20 sentences, तो उसमें at least 20 sentences 20 हमें छोटे छोटे पॉजेस देने पड़ेंगे। तो हम कुछ इवन हम पढ़ भी रहे हैं और बोल रहे हैं पब्लिक स्पीकिंग में तो हमें देना ही पड़ेगा। सो पॉजेस आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। वी शुड नो व्हाइल वी आर ऑन दिस स्टेज कहाँ पर हमें पॉज देना है। पॉज देने से हम सामने वाले आदमी को समझा रहे हैं कि अच्छा जो मैंने अभी एक बात बोली वो अब कंप्लीट हुई है। या बहुत सारी जगहों पर पॉज नॉट जस्ट कंप्लीट, समटाइम्स इट इज आल्सो इम्पोर्टेंट टू टेक अ पॉज एंड मेक द अदर पर्सन अंडरस्टैंड एंड रियलाइज कि आपने क्या बोला। इफ यू हैव स्पोकन समथिंग वेरी गुड or something out of the box which maybe a person, the next person will take a second or two to understand कि वो थोड़ा सा उसको समझने में उसको टाइम लगेगा। देन ऑल्सो यू शुड थिंक कि हाँ यहाँ पर मैं पॉज कर जाऊँ। या बहुत बार आपने देखा होगा बहुत स्पीकर्स हैं वो कुछ बोलते हैं फिर पॉज करते हैं, रुक रुक के बोलते हैं, रुक रुक के बोलते हैं। क्यों? इससे सामने वाले आदमी को जो सुन रहा है लिसनर उसको क्या लगता है कि आप सोच के भी बोल रहे हैं। यू आर यूजिंग योर ब्रेन। स्पीकर द वन हु इज स्पीकिंग ऑन द स्टेज इज यूजिंग हिज ब्रेन एट दैट पॉइंट इन टाइम ओनली। चाहे आप पहले से लर्न करके आए हो सारा कुछ, लेकिन अगर आप पॉज दे देकर थोड़ा सा अगर बोल रहे हैं, बहुत ज्यादा लॉन्ग पॉज भी नहीं होना चाहिए। वी शुड बी नोइंग, वी शुड बी इंटेलिजेंट एनफ टू नो कहाँ पर कितना रुकना है। जैसे if you see Atal Bihari Vajpayee was the politician who used to speak while using so many pauses in his speech. तो वो उनकी स्पीच इतनी रियलिस्टिक लगती थी समटाइम्स दैट एवरीबडी यूज्ड टू थिंक कि व्हाटएवर ही इज स्पीकिंग ही इज डेवलपिंग अभी के अभी, वो करंटली सोच रहे हैं और अभी के अभी बोल रहे हैं। इतना वो ही यूज्ड टू पॉज। अगर आप सुने कोई भी स्पीच मैम, हाँ जी बेटा। पर मैम वो पहले से ही प्रिपेयर होके आते थे मैम जब Obviously beta, obviously the prime minister of a country would not come without preparation on a national television or a national किसी भी ऐसे प्लेटफॉर्म पे आप आ रहे हो and you are the PM of the country, the third highest position person in the country, you would not come in front of so many people without preparation. आप दो लोगों से भी बात करने जाते हो, हम सोचते हैं ना क्या बात करेंगे। हम चार लोगों की मीटिंग एक ऑफिस में करते हैं, हम एजेंडा रखते हैं ना मीटिंग का, क्या क्या पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। हाउ कैन वी थिंक दैट अ प्राइम मिनिस्टर हु इज कमिंग live on a national television or maybe sometimes on an international television would come without preparation? He would obviously have prepared those things, but it is ये public speaking के skills हैं। ये हमारे this is what we are learning कि where we should be pausing, where we should be stopping, where we should be taking a pause to make the, sometimes ऐसा भी होगा कि आप pause ले रहे हो सामने वाले persons के साथ interaction बनाने के लिए, maybe to let them also participate, है ना। अब सपोज मैं आपको बोलूं कि do you guys have any question, ये बोल के मैं आगे next sentence दोबारा से शुरू कर दूं, ये सही रहेगा? मुझे pause देना ही पड़ेगा ना to give you guys a chance to come up। आप नहीं आ रहे हो तो दैट इज अनदर थिंग। सो यहाँ पर भी पॉज, दिस इज आल्सो अ थिंग दैट हम कहाँ पर पॉज ले रहे हैं। आई एम आस्किंग यू गाइज अ थिंग,
and I'm not giving you even a second to respond, and I'm moving to next sentence, then what is the point to ask the question? ठीक है ना. सो पॉजेस का मतलब ये है कि ये दिस इज आल्सो अंडर वॉइस मॉड्यूलेशन. हमें पता होना चाहिए व्हेन वी आर स्पीकिंग टू मोर देन वन पर्सन और इन अ पब्लिक स्पीकिंग, तो हमें पता है होना चाहिए कि पॉज हमें कब कहाँ पर लेना है. हम कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं किसी से तो हमें पॉज लेना ही पड़ेगा, हमें रुकना ही पड़ेगा, हमें सामने वाले आदमी को कुछ टाइम तो देना पड़ेगा कि वो कुछ बोले, रिस्पॉन्ड करे. नहीं कर रहा है देन इट इज ओके टू मूव ऑन. ठीक है. बट पॉज का मतलब ये नहीं है आप बिल्कुल ही चुप हो गए एंड देन यू हैव टेकन अ वेरी लॉन्ग पॉज और समथिंग लाइक दैट, यू नॉट स्पीकिंग एंड यू हैव कंप्लीटली बिकम साइलेंट. पॉज एंड साइलेंस, दीज टू आर डिफरेंट थिंग. पॉज का मतलब है आप कुछ बोल रहे हैं, यू आर इन मिडिल ऑफ समथिंग और उसके बाद आप कंटिन्यू करेंगे. Maybe pause can be of a second, pause can be of 4 seconds also, but you will move on and your topic is not over. Pause doesn't mean that your topic is over or something like that. Next is silence. Sometimes आपने देखा हो कोई एक सेलिब्रिटी कुछ बोलता है, कोई बड़ा एक सेंटेंस बोला, उसने वो चुप हो गया. नाउ ही एक्सपेक्ट्स कि पब्लिक उसको चीयर करे, तालियां बजाए, कुछ अच्छा, अगर उसको लगता है उसने बहुत अच्छा कुछ बोला है ना, सो ही बिकम्स साइलेंट फॉर अ टाइम. सो साइलेंस बेसिकली इज अ लॉन्गर पॉज देन दैट ऑफ पॉज जो हमने ऊपर यूज करा. पॉज जो हम यूज कर रहे हैं वो कुछ सेकंड्स का भी हो सकता है, 1 सेकंड का भी हो सकता है. 1 सेकंड का कब होगा, जब हम एक सेंटेंस को कंप्लीट करके दूसरे सेंटेंस को स्टार्ट करने की कोशिश करें, तो वहां पे शायद हम 1 सेकंड का पॉज लेंगे. इट इज मोर देन एनफ. अगर हम किसी सामने वाले पर्सन से कुछ इंटरेक्शन बनाना चाहते हैं और वो हम थोड़ा लॉन्ग पॉज ले रहे हैं, तो देन इट बिकम साइलेंस. साइलेंस इज ऑफन ओवरऑल व्हेन इट कम्स टू पब्लिक स्पीकिंग. पब्लिक स्पीकिंग में हम साइलेंस कर थोड़ा बहुत यूज करते हैं. वो लोग जो बहुत बड़ी गैदरिंग में एक को एड्रेस कर रहे हैं या कुछ ऐसा कर रहे हैं. ठीक है. साइलेंस इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी पावरफुल टूल. फॉर एग्जाम्पल क्या होता है, सपोज करिए आप देखिए, बहुत बार ऐसा होता होगा कि हम आपकी क्लास में सपोज बच्चे बहुत शोर करें, कोई क्लास चल रही है, आपकी क्लास चल रही है, सपोज बच्चे बहुत शोर करें, टीचर हैज कम, फैकल्टी हैज कम एंड शी और ही हैज स्टार्टेड हिज लेक्चर, बट स्टूडेंट्स कीप ऑन talking and talking and talking without even creating any interest in what the faculty or the teacher is saying. ऐसा होता है बहुत बार. तो टीचर क्या करती है, बिल्कुल चुप हो जाती है एक बार को, silent, and she starts seeing to these students. तो क्या करते हैं, बच्चे चुप हो जाते हैं. बच्चे चुप हो जाते हैं कि टीचर चुप हो गई है. आप समझ रहे हो how we use this as a tool? This silence of that particular time becomes a very important tool, powerful tool, wherein जो चीज वो शायद बोलकर बच्चों को चुप नहीं करा पाई, वो चुप होकर बच्चों को चुप करा पाई. ऐसा होता है बहुत बार. Have you noticed that? बहुत बार ऐसा होता है कि if the people are not listening to you, you are speaking in public, people are not listening to you and you are the only speaker, you keep quiet for a time, for a smaller time. तो सारे लोगों का assumption क्या है कि इसको तो बोलना है, he has to speak, he is the speaker, he is standing there to speak. चुप क्यों हो गया, बोल क्यों नहीं रहा? तो सारे लोग चुप होकर ये सुनने लग जाएंगे या ये देखने लग जाएंगे कि चुप क्यों हुआ. और वही उसका पॉइंट था चुप होने का, कि आप लोग उसको सुनने लगे. एंड देन टीचर स्टार्ट्स कि अभी आप लोग फ्री हो गए तो मैं स्टार्ट करूं अपना. एंड देन एवरीबडी कीप्स क्वाइट एंड देन एवरीबडी स्टार्ट्स पार्टिसिपेटिंग इन द क्लास. ये होता है ना बहुत बार. So this is also Yes, ma'am. this is also a tool. Silence is also a tool. While we are speaking in public, we should know where we can use this tool and make the most use of it also. इसलिए कि powerful tool भी, इसका भी फायदा भी हो जाता है. ठीक है. साइलेंस भी हम किस तरह से कब यूज करते हैं, लेकिन हमें इसको अगर हम तरीके से यूज करें, अब इसका मतलब ये नहीं कि साइलेंस को आप बीच में कुछ बोल रहे हो वहीं पर रुक जाओ, बीच में कुछ बोलते 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 बीच में रुक जाओ. ये नेगेटिव इम्पैक्ट दे देगा सामने ऑडियंस को. उनको लगेगा इसको तो बोलना ही नहीं आता, या इसको तो पता ही नहीं है, या ये भूल गया, क्या क्या बोल रहा था भूल गया, या प्रिपेयर करके नहीं आया ढंग से, या इसको पता नहीं है क्या बोल रहा है, या ही डिड नॉट अंडरस्टैंड, या ही मिसअंडरस्टूड, या ही सेड समथिंग रॉन्ग. ये सारी चीजें अगर साइलेंस को हमने प्रॉपर तरीके से करेक्ट मैनर में यूज नहीं करा, तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है पब्लिक पे. हमारा इम्पैक्ट जाएगा गलत. अगर हमने गलत तरीके से साइलेंस को यूज कर लिया एक ऐसी जगह पे जहां पर कि हमें नहीं करना चाहिए था, वहां पे कर लिया, वहां पर हमारी इमेज भी प्रॉपर सिंक हो सकती है ऑडियंस के सामने, और हमारी इंसल्ट भी हो सकती है एक तरह से. ठीक है. सो वी शुड नो व्हेन and in how and in what manner we will be using this tool, silence, in public speaking.
दिस इज ऑल्सो अंडर वॉइस मॉड्यूलेशन. वॉइस मॉड्यूलेशन में ही आ रहा है ये पॉइंट भी. लाउड एंड सॉफ्ट, वोकल वेरिएशन जिसे बोलते हैं, हमारी आवाज में वेरिएशन. सपोज अब आप में से कोई भी स्टूडेंट क्लास में अगर कुछ न्यूसेंस क्रिएट करता है, बीच में ही वॉइस जो है टीचर की लाउड हो जाती है ना उसको डांटने के लिए. व्हाई कांट यू हियर टू मी? द टीचर स्टार्ट्स शाउटिंग. दैट ऑटोमेटिकली दैट जो पिच है, वो वॉइस है, वो ऑटोमेटिकली राइजेस अप टू मेक द अदर पर्सन calm down or keep shut or start listening or start focusing or whatever जो हमारा पॉइंट है करने का. तो लाउड एंड सॉफ्ट हमें पता होना चाहिए कब हमें लाउड होना है, कब हमें, अगर हमें बहुत ज्यादा डांट दिया है किसी बच्चे को, 1 घंटे तक हम डांटे जा रहे हैं, 15 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, 5 मिनट, वी हैव इंसल्टेड द पर्सन अ लॉट, तो हमें बहुत बार उसको बैलेंस करने के लिए एट टाइम्स वी हैव टू स्पीक सॉफ्टर आल्सो. There are some times when you have to go loud. There are some times when you have to make the other person clear or focused in a by using this soft voice also. कई बार हम प्यार से अगर किसी को कुछ चीज समझाते हैं तो ज्यादा समझ आ जाती है, बोलते हैं ना अरे बच्चे क्यों ऐसे करते हो आप. या सपोज हमारे पेरेंट्स भी sometimes it happens that they want to make us understand in a softer voice. उनको लगता है कि बहुत डांट दिया अपने बच्चों को हमने, तो वो भी प्यार से कभी समझाते हैं. So then the tone goes soft. Sometimes when the other person is in anger or aggression due to some nuisance which is created by the listeners, तो loud हो सकता है voice. It depends कि कौन पब्लिक में बोल रहा है. If you are just the speaker, एक पेपर रीडिंग कंपटीशन में पार्ट ले रहे हो तो अपने ऑडियंस को आप डांट नहीं सकते कि भाई सुन क्यों नहीं रहे हो मुझे, थोड़ी बोल सकते हैं. बट व्हेन इट इज पब्लिक स्पीकिंग में, एक लेक्चर का अगर हम बात करें कि टीचर बोल रही है, बच्चा आर लिसनिंग, then of course teacher can go that way loud, है ना. अदरवाइज एंड देन द पर्सन कैन डू सॉफ्टर आल्सो दैट इज. तो वो होता है कि वॉइस को मॉड्यूलेट करना, सॉफ्ट कब करना है, कब लाउड करना है. दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टूल एंड वी शुड बी नोइंग एज अ स्पीकर, वी शुड बी नोइंग कि कब हम लाउड बोलें, कब हम सॉफ्ट बोलें. लाउड कई बार बोलने का मतलब ये है कि हम उस पर्टिकुलर चीज को जिसको हम लाउड बोल रहे हैं पेपर रीडिंग में, तो हम उस पर्टिकुलर लाउड वाली चीज को ज्यादा एम्फेसाइज कर रहे हैं, या तो मे बी, या ज्यादा उस चीज के ऊपर हम ज्यादा ध्यान देना चाहते हैं कि ऑडियंस उस चीज को ज्यादा सुने, लिसनर्स उस चीज के ऊपर ज्यादा ध्यान दें जिस चीज को मैं थोड़ा सा लाउड बोला. ठीक है. आपकी जो वॉल्यूम है वो चेंज अगर होती रहेगी ड्यूरिंग द स्पीच, ड्यूरिंग द पेपर रीडिंग, व्हाटएवर, ड्यूरिंग पब्लिक स्पीकिंग, चाहे वो कोई भी मैनर पब्लिक स्पीकिंग हो, थोड़ा लाउड, कभी थोड़ा सॉफ्ट, कभी कुछ, ये चीज होती रहनी चाहिए. चेंज अगर हो रही है तो वो थोड़ा सामने लिसनर्स को जो है उसका इंटरेस्ट, उनका इंटरेस्ट बना रहता है इस चीज में. अदरवाइज एक टोन पे अगर आप सारी चीजें बोलेंगे तो वो थोड़ा सा मोनोटोनस लग के ऐसा लगता है कि ये तो रट के आया था, इसने आया रट के याद करके आ गया, वही चीज एज इट इज बोल दी, इसको खुद समझ नहीं आया इसने क्या बोला. ऐसा होता है जनरली, तो वो नहीं फील आना चाहिए. तो हमें पता होना चाहिए लाउड सॉफ्ट अगर हम जा रहे हैं, कभी कभी मॉड्यूलेट हो रही है हमारी वॉइस ऐसे ओवर दी लाइक total speech or paper reading, whatever we are taking the example of public speaking, तो उसमें हमारा हेल्प होता है. फास्ट एंड स्लो फॉर बेटर वॉइस मॉड्यूलेशन. देखिए लाउड एंड सॉफ्ट हो गया, आवाज को तेज करना और धीरे करना. ठीक है. फास्ट एंड स्लो हो गया, कई बार हम बहुत ज्यादा तेज बोलते हैं कोई चीज, तेज इन द सेंस कि हमने कोई चीज बहुत जल्दी 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 बोल दी, जल्दी जल्दी बोल दी. लाइक होता है आई हैव ऑलवेज स्ट्रगल्ड विद पेस, एक हमने इसको इस तरह से बोला, दिस इज स्लो. अब इसको बोलना आई हैव ऑलवेज स्ट्रगल्ड विद पेस, बहुत आपने बहुत फास्ट बोला, सामने वाले पर्सन को समझ नहीं आया, आपने अपने कुछ वर्ड्स इतना क्लियरली बोले ही नहीं कि सामने वाले पर्सन को क्लियरली समझ आए. I've been told countless times to slow down when I'm on stage, when I have listened, you know. कई बार अगर आप बहुत फास्ट बोल रहे हैं ना और सामने वाला person who is the listener is not very good in that language, तो वो आपको नहीं समझ पाएगा ठीक से. तो हमें समझ आना चाहिए हमारे लिसनर्स कौन है और वो किस लैंग्वेज में बात करते हैं ज़्यादातर, हम किस लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, और हम किस भी लैंग्वेज में बात करें, चाहे हिंदी में करें, इंग्लिश में करें, उर्दू, वॉट एवर लैंग्वेज वी चूज ऑफ दिस वर्ल्ड, वी शुड बी स्पीकिंग इट इन सच अ मैनर दैट एटलीस्ट हर वर्ड हमारा जो है वो सामने वाले पर्सन को सुनाई ठीक से दे. सुनाई इन द सेंस समझ ठीक से आए. इतना फास्ट नहीं बोल दें हम कि कोई वर्ड क्लियरली समझ नहीं आ रहा.
ठीक है। कोई वर्ड पेस, उसको बोलते हैं पेस का मतलब स्पीड, स्पीड, फास्ट एंड स्लो स्पीड जो है हमारी बोलने की। लाउड और जो सॉफ्ट है वो आवाज की हो गया कि तेज आवाज या हल्की आवाज, लेकिन फास्ट एंड स्लो हो गया पेस के बारे में बात करें, स्पीड के बारे में। तो स्पीड हमारी इतनी होनी चाहिए कि हर लिसनर को समझ आ जाए। आपने देखो जापानीज होते हैं ना, जैसे जापानीज लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो उनकी अपनी लैंग्वेज सबको समझ तो आती है और तो सारे लोग ही ऐसे बोलते हैं, तो उनको अपना तो पता है कि हम कैसे बात करते हैं, मगर अगर जापानीज को इंग्लिश में बात कर रहा है और वो किसी इंडियन से बात करने लग जाए तो इंडियंस को बहुत मुश्किल होता है समझने में कि जापानीज क्या बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत फास्ट बोलते हैं, बहुत फंबल करती है उनकी वॉइस, और वर्ड्स को एक तरह से ना पूरा क्लियरली नहीं बोलते, वर्ड्स क्लियरली सुनाई नहीं देते, जब सुनाई नहीं देते तो समझ भी नहीं आते कि क्या बोला। अब 5 वर्ड्स में से अगर एक वर्ड 2 वर्ड भी हमें समझ नहीं आए तो हम सेंटेंस को समझने में गलती कर देंगे कि क्या बोला है इसने। 1 मिनट दीजिए मुझे, मैं आपकी अटेंडेंस क्लिक कर लूं। ओके, सो बेसिकली फास्ट एंड स्लो बेटर हमारा ये है कि हमें स्पीड का ध्यान रखना है कि जिस पर्सन से हम बात करें, अगर वो ऑब्वियसली इंटर कंट्री का है या दूसरी ही कल्चर से आता है, दूसरे स्टेट से आता है, उसको हमारी लैंग्वेज समझने में बहुत प्रॉब्लम है, तो हमें बहुत ही ज्यादा ध्यान से बात करनी होगी, उससे स्लो मोड में बात करनी होगी कि हर लफ्ज को हम ठीक से बोल पाए और वो ढंग से समझ पाए, हमारी वॉइस को हम बिल्कुल फंबल या मैसअप नहीं करें। ठीक है, सो दैट सामने वाला पर्सन इज लिसनिंग टू अस इन अ मोर क्लियर मैनर, उसको सब मैसेज क्लियरली जाए, स्पेशली पब्लिक स्पीकिंग की बात हो रही है यहाँ पे। नेक्स्ट इज एक्सप्रेस इमोशन थ्रू टोनैलिटी। टोन, टोन हमारा होता है ना, देखिए मैं आपको एक बात बताती हूँ, मैं सपोज 2 टोन में एक सेंटेंस बोलती हूँ, एक सेंटेंस है मैं आपको बोलती हूँ, अरे आप तो बहुत अच्छा काम करते हो, आप तो बहुत अच्छा काम करते हो, ये आपको समझ आया, हाँ ये तो मेरे को बहुत अच्छे से टॉपिक का सच में ही मुझे वो दे रही है, मुझे सच में ही दे रही है ना। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। अच्छा, दूसरा सेकंड इज कि सेकंड इज कि मैंने आपको बोला हाँ बड़ा अच्छा काम, आप तो बड़ा अच्छा काम करते ही हो। नेक्स्ट इज हमारा टोनालिटी, आपने समझा कैसा हुआ। नेक्स्ट इज आपको क्लियर हो गया, नेक्स्ट लास्ट सेंटेंस से मेरे कि सरकास्टिक मैनर में बोल रहे हैं और मैं शायद अच्छा काम नहीं करता, मेरे को ऐसे ही मतलब इंसल्टिंग मैनर में बोला जा रहा है, सरकास्टिक मैनर में बोलते हैं इसको कि आपने कोई चीज जिसको आप समझते हो कि वो चीज नहीं हुई, कि जिसको मतलब कोई एक ऐसी चीज आपने इस टोन में बोली कि आपको बोलना तो आपने बोल तो दिया, वर्ड्स भी आपने ठीक बोले हैं, मगर आपके टोन ने उसको बिल्कुल ऑपोजिट कर दिया। समझ रहे हो आप? क्लियर टोन में अगर आप बोल रहे हो कि अरे आप तो बहुत अच्छा काम करते हो, तो ये समझ आ रहा है कि सामने वाला आदमी सच में वो कह रहा है कि मैं बहुत अच्छा काम करता हूँ। दूसरी तरफ से हम बोल रहे हैं आप तो बड़ा अच्छा काम करते हो, आपने वर्ड सेम रखे हैं बिल्कुल एग्जैक्टली, बट टोन चेंज कर दिया। सो दिस शोज योर इमोशन कि आपने किस तरह से बोला, आपने गुस्से से बोला, आपने सरकास्टिक मैनर में बोला, आपने खुश होके बोला, आपने अपसेट होके बोला। ठीक है, दोज आर द थिंग्स। सो वी शुड बी नोइंग इट। पब्लिक स्पीकिंग में जब हम बात करें, जब हम एक से ज्यादा लोग हमें सुन रहे हैं, एक से ज्यादा का मतलब हमें ग्रुप सुन रहा है, बड़ा ग्रुप ज्यादातर लोग सुन रहे हैं, तो हमें अपनी टोन का बड़ा ध्यान रखना है। हमारी टोन कभी भी ऐसी कोई सेंटेंस को बोलते हुए सरकास्टिक ना हो जाए कि सामने वाली ऑडियंस को लगे कि ये तो हमारी इंसल्ट करने के लिए खड़ा हुआ है यहाँ पे। ये बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा हमको जब हम बोलेंगे तो। ठीक है, दिस वॉज ऑल फॉर ऑल द पॉइंट्स एंड एवरीथिंग। छोटे मोटे टिप्स यही हैं कि जब हम कभी पब्लिक स्पीकिंग में जा रहे हैं तो हम थोड़ा सा पानी पी कर जाएं पहले, ताकि हमारा जो गला है वो बीच में सूखे नहीं। ठीक है, आर वोकल फोल्ड्स जो है वो थोड़ा सा ठीक रहें, हाइड्रेटेड रहें, डिहाइड्रेशन ना हो जाए, पानी की कमी से कहीं हम ज्यादा बोलते बोलते खुद ही गिर ना जाए बोलते बोलते स्टेज पे। वी शुड बी स्पीकिंग, पहले स्पीच से पहले हमको अपना रेडी करना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए, स्पीकर्स में प्रैक्टिस करना चाहिए कि हमारी आवाज कैसे क्लियरली आ रही है, फिल्टर होके आ रही है नहीं आ रही है, ना होता है। ठीक है, दिस इज ऑल फॉर वॉइस मॉड्यूलेशन। पेपर रीडिंग हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। क्लास ओवर होने वाली है, किसी को कुछ क्वेश्चंस है तो बताइए, अदरवाइज फोन पर भी पूछ सकते हैं आप लोग। ठीक है, okay, happy weekend everyone then.
टेक केयर, बाय।